देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल नहीं रहे। गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी में उन्होंने आज आखिरी सांसें ली। वो लंबे समय से बीमार थे और डायलिसिस पर थे। आईके गुजराल उन गिने चुने राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत रिश्ते पर कभी हावी नहीं होने दिया। तो 91 साल के आईके गुजराल एक लंबी बीमारी के बाद आज उनका दिल्ली के मेडिसिटी अस्पताल में निधन हो गया। देश के 12वें प्रधानमंत्री आईके गुजराल, सभी दलों ने शोक जताया उनके निधन पर और कैबिनेट की मीटिंग के बाद उनके अंतिम संस्कार पर फैसला लिया जाएगा। सियासत की जिंदगी ने उन्हें ओहदा दिया, शोहरत दी, कुछ विवाद भी दिए। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर तन्हाई ओढ़ ली। सियासत को अलविदा कहने के करीब 1 दशक बाद वो बीमार हुए। बीमारी की खबर वैसी ही थी जैसे रोजमर्रा की खबरें हुआ करती हैं। अब एक और खबर आई है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल नहीं रहे। गुजराल साहब को इंटेंसिव केयर यूनिट में राउंड द क्लॉक सुपरविजन में स्पेशलिस्ट्स के और क्रिटिकल केयर टीम के रखा गया था। सब कोशिशों के बावजूद श्री गुजराल आज हमारे बीच नहीं रहे। I will bear in true faith and allegiance to the Constitution of India. पूर्व प्रधानमंत्री के छोटे से कार्यकाल की चंद तस्वीरें आंखों के सामने आई और कुछ देर ठहर कर गुजर गई। राजनीति में उनके हम उम्र तो नजर नहीं आते। हाँ, जानने वाले हैं जो अपनी तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल जी का देहांत 3:31 पे वेदांता हॉस्पिटल में हो गया। इंद्र कुमार गुजराल ने अपने जीवन में शोहरत से कहीं ज्यादा दोस्ती कमाई। राजनीति में जो उनके विरोधी थे वो भी एक इंसान के तौर पर उनका विरोध नहीं कर सके। कभी सियासत में उन्होंने आज तक अपना किसी को विरोधी नहीं बनाया। वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलते थे, पढ़े लिखे इंसान थे और राजनीति में जो पढ़े लिखे लोगों की खेप आई थी उसमें गुजराल साहब का नाम लोग बहुत इज्जत की निगाहों से लेते थे। उनकी सर्विस एज ए प्राइम मिनिस्टर एवरीबॉडी वाज हैप्पी। शॉर्ट टाइम रहने के बावजूद भी वो काम करे, मगर उन्हें गुजरना सही भी एक प्राइम मिनिस्टर के नाते पढ़ा लिखा आदमी और देश के वास्ते और ये सीनियर थे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में। बट एनी हाउ वी आर लूजिंग ए सर्टेन इंटेलेक्चुअल मैन। राजनीति में उनकी पहचान 70 के दशक से बनी। 1975 के उलझे हुए दिनों में वो सूचना और प्रसारण मंत्री बने। 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता दल का दामन थामा। 1989 में वो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल के लिए प्रधानमंत्री का पद एक गूढ़ सियासी समझौते की पैदाइश था। जिस यूनाइटेड फ्रंट सरकार से कांग्रेस ने अपने हाथ खींचे, उसी सरकार को इस शर्त पर समर्थन देने के लिए वो तैयार भी हुई कि उसके अगुवा देवगौड़ा नहीं होंगे। गुजराल का नाम सामने आया और वो देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। विदेश मंत्री के तौर पर गुजराल की कुछ पहल यादगार हैं। उन्होंने पड़ोसी मुल्कों से नए रिश्तों की बुनियाद रखी। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के लिए उन्होंने सहयोग और सहायता की नई परिभाषा गढ़ी। गुजराल की विदेश नीति को गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति में वो करीब 3 दशक तक सक्रिय रहे। उनकी सक्रियता ने कभी शालीनता की दीवार नहीं आई। राजनीतिक विरोध और मुश्किलें उनके सामने भी आईं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हावी न होने दिया। वो भारतीय राजनीति के स्टेट्समैन तो नहीं, जेंटलमैन जरूर थे, जिन्हें वक्त ने अपनी सहूलियत से भुला दिया था। कई बार जीवन मूल्यांकन का मौका नहीं देता। इंद्र कुमार गुजराल के साथ भी यही हुआ। अब गुजराल जीवन के बंधन से आजाद हैं, लेकिन उनका जीवन अभी मूल्यांकन से मुक्त नहीं हुआ। उसकी पड़ताल सियासी रस्साकशी में उन जैसी शख्सियत के मद्देनजर होनी चाहिए। और अब खबरें गुजरात के चुनावी घमासान से जुड़ी।
अहमदाबाद की मणिनगर सीट से आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने मोदी के खिलाफ पर्चा भरा है। कांग्रेस को भरोसा है कि श्वेता भट्ट सहानुभूति की लहर से मोदी को मात देंगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास अहमदाबाद में मोदी को चुनौती देने वाला कोई नेता है ही नहीं। चुनाव आयोग के दफ्तर में जो हाथ कलम थामे पर्चा भर रहे हैं, उन हाथों ने गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के आधुनिक लौह पुरुष नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की ठानी है। लोकतंत्र की इस लड़ाई में गुजरात के चर्चित आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने कांग्रेस के बैनर से मोदी को चुनौती दी है। जो तकलीफें हैं सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये इनफैक्ट कई परिवारों की है, पूरे गुजरात की ये समस्या है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती है, डेमोक्रेसी दूर हो जाती है, डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ होता ही नहीं है, लोगों की स्वतंत्रता नहीं रहती है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ गुजरात का प्रॉब्लम नहीं है, मणिनगर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे ख्याल से पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। सो आई एम फाइटिंग अगेंस्ट हिम टू री एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन गुजरात। प्लीज हेल्प मी आउट। मणिनगर में मोदी को मात देना ये कितना मुश्किल है, ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने मणिनगर से आज कांग्रेस की टिकट पर अपना पर्चा भरा और कहा कि लोकशाही की जीत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अहमदाबाद के मणिनगर की सीट पर शख्सियत और संवेदना की भिड़ंत है। कांग्रेस को यकीन है कि संजीव भट्ट के साथ हुई नाइंसाफी का जवाब मोदी को मिलेगा। संजीव भट्ट को जिस तरह से लगातार सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा किया गया, उनके घर पे छापे डाले गए, जेल भेजा गया, तो आज अगर एक आईपीएस अफसर को सरकार के गैर कानूनी कामों में अगर नहीं लिप्त हुआ तो उसको अगर इतनी सजा भुगतनी पड़ी है, तो आज उसकी पत्नी शुरू से अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही थी, और अगर आज वो पत्नी उससे बड़ा फोरम एक चाहती है विधानसभा में जाने के लिए और नरेंद्र मोदी को उन कुकृत्यों को एक्सपोज करना चाहती हैं, तो आज उनको अगर टिकट मिल रहा है तो निश्चित तौर से जनता इस बात का जवाब देगी कि गुजरात में कानून का राज्य नहीं था। कांग्रेस के लिए ये नाइंसाफी के खिलाफ जंग है, तो बीजेपी के लिए सत्ता के खिलाफ नौकरशाही की साजिश के नाकाम होने की कुंठा। बीजेपी को लगता है कि संजीव भट्ट जो पुलिस अफसर रहते हुए नहीं कर सके, वही उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतर कर करना चाहती हैं। लेकिन ये चुनौती कोई खेल नहीं, मोदी को उनके ही इलाके में मात देना कोई हंसी मजाक नहीं। कांग्रेस इन ऑफिसरों को उपयोग करते हुए गुजरात में एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटी हो रही थी, उसमें आज पूरा पर्दाफाश हो गया है कि आज उनकी पत्नी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर वो प्रजा के सामने आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस को भी कोई नेता नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का लोकल अहमदाबाद का कोई नेता नरेंद्र भाई के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आज कोई तैयार नहीं हुआ है, इसलिए करना पड़ा है। व्यवस्था में मोदी से मात खाने वाले संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट व्यवस्था बनाने वाले लोकतंत्र में सीधी हिस्सेदारी चाहती हैं। इससे पहले जब संजीव भट्ट को सस्पेंड किया गया था, तब श्वेता भट्ट ने मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी जासूसी कराने के साथ साथ घर आने जाने वालों की निगरानी भी की जा रही है। लेकिन पुरानी अदावत के दिन बीत चुके हैं, अब टक्कर सीधी है। ये टक्कर उस मैदान में होने जा रही है जहां मोदी एक दशक से राज कर रहे हैं और श्वेता भट्ट ने वहां अभी अभी अपने पांव रखे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। उधर गुजरात में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू बेलगाम हो गए। पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, फिर केशुभाई पटेल को भी लपेटे में ले लिया। अक्सर मुहावरों से मारने वाले सिद्धू ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ डाली। लोकतंत्र की लड़ाई में जुबान से बल्लेबाजी करने आए सिद्धू पहली ही गेंद पर इतने आक्रामक हुए कि शॉट का संतुलन बिगड़ गया। ज्यादा असरदार बल्लेबाजी करने के चक्कर में बदन और दिमाग का तालमेल खराब हुआ। नतीजा आपके सामने है। वो प्रधानमंत्री पता नहीं सरदार भी है या नहीं है। अगर सरदार है तो असरदार तो बिल्कुल नहीं है। वैसे तो मुहावरों के महारथी सिद्धू को लच्छेदार भाषा में बात करते हुए आपने कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन यहां तो मुहावरे की मीनार तोड़कर भाषा अभद्र हुई जा रही थी। प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने के बाद वो केशुभाई पटेल पर आए। उनके ही गढ़ रिसावदर में घुसकर उन्हें पार्टी द्रोही, देशद्रोही तक कह डाला। यहाँ इस भूमि स्थल पे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से है। एक तरफ देशद्रोही, एक तरफ पार्टी द्रोही और दूसरी तरफ पार्टी के सपूत। फिर वो चुनाव का चरित्र बताने पर उतर आए। कहा यह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं,
यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, याद रखना मेरी बात। सिद्धू एक ही रैली में पुराने सारे हिसाब किताब चुकता करने के इरादे से आए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें सुनने वाले कम थे, लिहाजा उन्हें बार बार मदारी वाले अंदाज में ताली बजाओ कहना पड़ रहा था। जूनागढ़ से साजिदा खान के साथ आज तक ब्यूरो। जिस सवाल ने पहले पूरी मुंबई को झकझोरा, देश को सोचने पर मजबूर किया, सियासी हलकों में बवाल मचाया, उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। फेसबुक पर टिप्पणी के आरोप में शाहीन और रेनू की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। आईटी कानून के दुरुपयोग पर दिल्ली की छात्रा श्रेया सिंघल की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, जवाब जल्द चाहिए। फेसबुक पर टिप्पणी के बाद दो लड़कियों शाहीन और रेनू श्रीवास्तव की गिरफ्तारी का मामला महाराष्ट्र पुलिस की गर्दन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। देश भर में महाराष्ट्र पुलिस की किरकिरी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि आखिर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार से ये भी पूछा गया है कि फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी क्यों की गई। महाराष्ट्र सरकार को 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की सरकारों को भी मिला है, जहां पर आईटी कानून के बहाने सख्ती बरतने के मामले सामने आ चुके हैं। मामले में राज्य सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। लगता है चीजें हाथ से बाहर निकल गई हैं। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने मुंबई के मामले पर यह भी कहा कि लगता है मामले के पीछे कुछ छुपा मकसद था। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने 21 साल की शाहीन और रेनू श्रीनिवासन को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई बंद को लेकर इन्होंने फेसबुक पर टिप्पणी की थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि आप वो कह सकें जो लोग सुनना चाहते हैं और वो भी कह सकें जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सवाल सिर्फ 2 लड़कियों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यहाँ पर पुलिस की असंवेदनशीलता का भी नहीं है। सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या आपको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि आपके विचार या आपकी टिप्पणियां किसी एक तबके को नागवार गुजरी। और इन्हीं सब सवालों पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत दिशा निर्देश देगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों से फिर संजीदगी भरी टिप्पणियां आ रही हैं। इश्यू केवल एक लड़की नहीं तो एक लड़का का इश्यू नहीं है, इश्यू कानून के बारे में है। वो कानून के बारे में विस्तार से चर्चा होना चाहिए। जो आपत्तिजनक नहीं तो जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस है उसके बारे में रिव्यू होना चाहिए। हमारी सरकार की राय भी ये है कि किसी भी कानून का जो मुख्य मकसद है उस मुख्य मकसद को अचीव करने के लिए किसी भी कानून के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस बीच ये भी खबर है कि मुंबई पुलिस ने फैसला किया है कि शाहीन और रेनू की गिरफ्तारी के मामले में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि समापन रिपोर्ट दायर की जाएगी। इसके बाद दोनों लड़कियों ने राहत भी महसूस की है। मुंबई से मुनीश पांडे और अमिताभ सिन्हा के साथ आंचल आनंद, दिल्ली आज तक। भड़काऊ भाषण के मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। पीलीभीत की अदालत ने वरुण गांधी के खिलाफ आरोप तय किए। पहले खबर आई थी कि यूपी सरकार वरुण गांधी के खिलाफ केस वापस लेने की तैयारी में है। वरुण पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। उन्हें गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था।